हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पेंटिंग का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर देख लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूँ कि ये चैप्टर्स जैसे ही ख़त्म होंगे ना, उसके तुरंत बाद मैं आप लोगों के पेंटिंग के ना क्वेश्चन आंसर जो भी पेपर में आएंगे या फिर हो सका तो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर ही हम सोल्व किया करेंगे, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है चैप्टर नंबर 4 भारत की लोक कला, ठीक है। तो भारत की लोक कला के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले तो भारत की लोक कला में आर्यों से पूर्व की संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा है तंत्र शक्ति, वैष्णव, बौद्ध जैसे संप्रदाय जो है वो उसके अंदर हमें कलाकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा है ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कला की जो विशेषता है ना, कौशलता है, वो भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और देखते हैं कि किस तरीके से शिल्पकार उस समय के जो काम किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की उनकी आवश्यकताएं होती थी, वो भी क्या क्या है वो भी हम डीप में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीन तरह की जो मैंने विशेषताएं बोली उसमें सबसे पहला है कर्मकांडी तथा अनुष्ठानिक, दूसरा है उपयोगितावादी, तीसरा है व्यक्तिगत, ठीक है, यानी व्यक्तित्व, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, डीप में पढ़ते हैं एक बार। कर्मकांडी लोक कला भी कई प्रकार की है, जैसे पट्टचित्र हो गई, पिचकाई हो गई, अल्पना हो गई, कोलम हो गई, ठीक है। और इसके अलावा ये काम किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ग्रामीण कलाकारों द्वारा किया जाता था। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती थी। हड़प्पन संस्कृति से लेकर पक्की मिट्टी से बने खिलौने की परिकल्पना से, ठीक है, उसमें मुश्किल होती थी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना, ठीक है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, कुछ लोक कलाकारों ने पुरानी शैली में नए प्रयोग करके कुछ परिवर्तन किया, ठीक है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुबनी चित्रकला जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, कंथा, कालीघाट पटचित्र जो हो गए, वहाँ पे हमें साफ दिखाई देती हैं उस समय की कला और संस्कृति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने। फर्स्ट है हमारे सामने कॉलम विवरण, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं शीर्षक में कि कला से फर्श पर की गई चित्रकारी। यहाँ पे ये महिला आपको दिख रही होंगी जो कि चित्र कर रही हैं फर्श पर। इसके अलावा जो कलाकार हैं हमें घरेलू महिला दिखती है मगर वो अज्ञात है। माध्यम जो है वो चावल की पिट्टी तथा रंग है और स्थान जो है वो तमिलनाडु में तंजावुर के पास एक बस्ती है, ठीक है। और कॉलम की जो विशेषताओं की बात करूँ तो भारत में हर एक भाग में अलग अलग माध्यम में फर्श पर सजावट की जाती है। कहीं पर इन्हें अल्पना कहा जाता है, कहीं पे रंगोली कहा जाता है, कहीं पे कोलम कहा जाता है, तो कहीं पे सांझी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की बात करूँ तो वहाँ पोंगल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा अन्य त्योहारों पर पूजा की वेदी के सामने बनाया जाता है, फर्श पर सजावट की जाती है और ये कहते हैं कि यह भाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो कोलम के डिजाइन और मोटिव पारंपरिक जो आकृति है ना, उसके साथ फूलों का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है हमारे सामने, इसका जो काल है वो 1992 है, यानी 1992 का है और शैली जो है वो कॉलम है। और इसके अलावा कॉलम के डिजाइन और मोटिव पारंपरिक प्रकृति के साथ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कॉलम के डिजाइन और मोटिव पारंपरिक प्रकृति के साथ साथ ही फूलों के जो ज्यामितीय रूप थे ना, वो भी आपको देखने को इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारे सामने पेंटिंग। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि कॉलम के विषय में अपनी समझ विकसित करते हैं, ठीक है। तो मोटे चावल को पीस कर उसके पाउडर को अंगूठे तथा आगे की उंगलियों के बीच पकड़कर कलाकार रचना करते थे। तो पॉइंट नंबर 2 है कलाकार का हाथ घूमता जाता है और चावल के पाउडर को फर्श पर पूर्व निर्धारित जो आकृति होती है ना, उसके ऊपर गिराया जाता है, ठीक है। एक तरह से रंगोली बनाई जाती है ना, वही रंगोली बनाने का तरीका ये बता रहे हैं, ठीक है। चावल का पाउडर लगातार बिना किसी रुकावट के गिरता रहना चाहिए। कॉलम गृहिणियों के द्वारा बनाया जाता है। ये कलाकार के स्वतंत्र तथा हाथ से रचना की जाती है और ये युवा लड़कियां अपनी माँ, दादी, उन सबके साथ ये कला सीखती हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉलम चित्रकारी में मुख्य डिजाइन और मोटिव के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे फलों एवं ज्यामितीय रूप है इसका। दूसरा है देश में फर्श पर सजावट के कुछ प्रसिद्ध नमूनों के बारे में बताइए। इसमें आप अल्पना, रंगोली, कोलम, सांझी यानी अलग अलग जो नाम है ना, उसके बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट है कॉलम किस प्रकार का प्रतीक माना जाता है, तो भाग्य और समृद्धि का प्रतीक, ठीक है। तो ये फर्स्ट चित्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए सेकंड चित्र देखते हैं।
सेकंड है हमारे सामने फुलकारी विवरण। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि शीर्षक जो है वो चादर है, अज्ञात है कलाकार मालूम नहीं, माध्यम जो है वो कपड़ों की कढ़ाई है जो कि रंगीन धागों से है, कला जो है वो काल जो है वो समकालीन है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है चित्र ये है। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखते हैं। फुलकारी का वास्तविक अर्थ फूलों का काम होता है। ये एक प्रकार की कढ़ाई है जिसे बंगाल की लोक महिलाएं यूज़ करती हैं। फुलकारी की परिकल्पना जो है ना मूल रूप से पारंपरिक रूप से की जाती है, यानी ज्यामितीय आकार होता है, जैसे कि ऊपर वाले का था। तारों के आकार को सुनहरे, पीले और सफ़ेद रंगों के जो धागे हैं ना उसका यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, और लाल कपड़ों पर चढ़ा जाता है, यानी काढ़ा जाता है उसे। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो मुख्य मोटिव में एक बड़े सितारे के चारों ओर छोटे सितारों को भिन्न तरीके से काढ़ा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट पॉइंट हमारे सामने मूल मोटिव ज्यामिति चौकोर और त्रिकोणीय होते हैं। ठीक है, यानी कि या तो ये चौकोर होंगे या ज्यामितीय रूप से होंगे या फिर त्रिकोणीय रूप से होंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। ये अपनी जो समझ है वो विकसित करते हैं इस चित्र को लेकर। महिलाएं पहले अलग अलग हिस्सों की बाहरी रूपरेखा को उभारती हैं सुई से, और फिर जो आसपास है उसे निकटवर्ती जो है ना छोटे छोटे रंगों को विरोधी रंग से भरती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये खड़ा हुआ चित्र दिखता है, समतल चित्र देखने को मिलता है इसे, और ये बहुत सुंदर और आकर्षक नमूने बनते हैं इसमें। ठीक है, और कलाकार साधारण मोटिव तथा साथ साथ विस्तृत मोटिव के प्रयोग भी करता है। ठीक है, चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दर्शाई गई फुलकारी चित्र में कलाकार द्वारा किस प्रकार का आकार प्रयोग किया गया है? तो यही है ज्यामितीय आकार। इसके अलावा है फुलकारी में मूल प्रारूप मोटिव में क्या दर्शाया गया है? तो एक बड़े सितारे के चारों ओर छोटे छोटे सितारे। और 4.2.3 है, फुलकारी में कलाकार ने कौन से माध्यम का प्रयोग किया है? तो कपड़े पर डिजाइन किया है, यानी कढ़ाई की है, वो भी रंगीन धागों से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चित्र देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो नेक्स्ट चित्र है हमारे सामने कांथा विवरण। ठीक है, और शीर्षक जो है वो बंगाली कांथा है, रेशमी कपड़े रंग से जो है धागों से डिजाइन की हुई है। आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। आप किताब ओपन करके बैठेंगे ना तो आपको सारी की सारी चित्र देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करूँ तो कांथा एक प्रकार की साड़ी है जो कि एक पारंपरिक शैली से बनती है। इसके अलावा इस पर मोटिव जो है वो विभिन्न प्रकार के पशु व मानवीय आकार के रूप में होते हैं। इसमें देखिए आप, ये पशु भी है, मानव के भी आकार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुलाबी रंग के आधार होता है इसमें, और इसके ऊपर चैन स्टिच किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको चैन स्टिच पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, राजा जैसा दिखने वाला व्यक्ति घोड़े पर बैठा है और उसके सिर पर छाता लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस मोटिव में काली घाट पर चित्र का प्रभाव देखने को मिलता है, और जो समय है वो समकालीन है, और शिल्पकार वही पता ही नहीं, अज्ञात है। ठीक है, और हर पेंटिंग के अंदर शिल्पकार जो होता है वो अज्ञात ही होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। चलिए तो अपनी समझ बढ़ाते हैं। बंगाल में कढ़ाई और रजाई में अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोकप्रियता का जो है ना नाम उसका कांता है। ठीक है, कांता नाम से है। प्रयोग ना की जाने वाली पुरानी साड़ियाँ, धोतियाँ, उन सब पे कांथा बनाई जाती है। बंगाल में सभी श्रेणी की महिलाएं ये कार्य करती है। कांथाओं के मोटिव और डिजाइन ग्रामीण प्राकृतिक दृश्यों जैसे कर्मकांडी हो गए, धार्मिक क्रिया हो गए, नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, ग्रामीण त्योहार, सर्कस और न जाने मनोरंजन चीज़ें जो होते हैं ना, खेलकूद वगैरह, वो सारे चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन कांथाओं के मोटिव ये स्पष्ट करते हैं कि इसके कलाकारों में आसपास की वस्तुओं को गौर से देखने की निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान से देखेंगे तो ही आपको वो चित्र देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, दिए गए कांता साड़ी में प्रयोग की गई मोटिव के बारे में बताइए। तो विभिन्न प्रकार के पशु और मानव आकृति देखने को मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, कांता में घोड़े के ऊपर बैठी हुई आकृति को पहचानिए। तो मैंने बताया राजा जैसी दिखने वाली आकृति है। कौन से कलाकार कांता कढ़ाई करते थे? तो लोक कलाकार। ठीक है, जो कि डेली यूज़ में यूज़ करते हैं ना डेली लोग, वो है लोक कलाकार। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्त शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।